हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत फाइन होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विन में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग प्रोनाउन के कॉमन ईरर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा में आते हैं और उसका प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हमने पहले प्रोनाउन का पूरा सीरीज खत्म किया जिसमें हमने सभी प्रोनाउन के प्रकार को जाना, उसको समझा। आइए हम उस पर आज कुछ कॉमन ईरर के क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमारा उस पर प्रैक्टिस और अच्छा हो जाएगा और जब भी प्रोनाउन पे जब क्वेश्चन आएंगे तो हम धाय से उसको अच्छे से कर लेंगे। तो आइए हम कुछ कॉमन ईरर के क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं जिससे हमारा प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आप लोग इसमें ईरर बताइएगा। देखिएगा, एक बार वीडियो पॉज कर करके आप अपने से सबसे पहले ईरर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि आप अपना आंसर मेरे आंसर से मिलाइएगा कि सही हो रहा है कि नहीं। पहला देखिएगा कि द रिजल्ट ऑफ माई ओरल एग्जाम आर आउट टुडे, आई होप डोंट पुट इट अप। पुट इट अप माने फिक्स करना, लगा। जैसे रिजल्ट आता है तो देखते हैं कि जैसे आप रिजल्ट प्रकाशित होता है तो उसका जो नोटिस निकलता है जिसमें सबका बच्चा का रिजल्ट लिखा रहता है उसको बोर्ड पर क्या कर दिया, चिपका दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। तो पुट इट अप माने फिक्स करना, उसको लगा देना, बोर्ड पे लगा देना। जैसे ना होता है किलो से बोर्ड पे आप गन से उसको चिपका दिया जाता है, तो वही करें। पुट इट अप माने उसको फिक्स करना, वहां पे लगा देना। तो कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ माई ओरल एग्जाम, मेरे ओरल एग्जाम के जो रिजल्ट्स हैं आर आउट टुडे। देखिए यहाँ पे पुट यस रिजल्ट्स, द रिजल्ट्स ऑफ माई ओरल एग्जाम, क्योंकि प्लूरल जब रहेगा तभी यहाँ पे आ रहा है। द रिजल्ट्स ऑफ माई ओरल एग्जाम आर आउट टुडे, मेरे जो रिजल्ट्स है ओरल एग्जाम के आज आउट हो गए, मेरे प्रकाशित हो गए। आई, मैं आशा करता हूं, आई होप, मैं आशा करता हूं कि डोंट पुट इट अप, इसे मैंने पुट अप नहीं करे, नहीं पास है। तो देखिए यहाँ रिजल्ट की बात हो रहा है ना, तो रिजल्ट क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए इट नहीं आता है। इट का प्रयोग किया जाता है जब भी सिंगुलर के लिए कोई भी चीज हो, जब एक होता है तो उसके लिए इट का प्रयोग किया जाता है, और एक से ज्यादा हो तो उसके लिए दे वाला दे का प्रयोग किया जाता है, दे देयर इस सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब दे देयर देम दे का फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और जब एक होता है तो उसके लिए इट का प्रयोग होता है। यहाँ रिजल्ट्स की बात हो रही है कि रिजल्ट को फिक्स नहीं करें, तो रिजल्ट सिंगुलर या प्लूरल है तो यहाँ पे इट नहीं होके क्या होगा, इट नहीं होके देम, दे पुट इट देम। ठीक है ना, यहाँ पे दे वाला फॉर्म का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ रिजल्ट्स प्लूरल है, तो इसलिए इट का नहीं का प्रयोग होगा, देम का प्रयोग होगा। तो पार्ट सी में ही रहना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हिज टीचिंग वाज लाइक बुद्धा। अब देखिए, लाइक मतलब जब भी आप लाइक का प्रयोग हो, सेम का प्रयोग हो, एज का प्रयोग हो, ठीक है, जब सिमिलरिटी का प्रयोग हो, तो सिमिलरिटी जब भी दिखाया जाता है तो जैसा बात इधर आता है वैसा बात इधर आएगा, तब ना सिमिलरिटी दिखाया जाएगा। अच्छा, आप सिंपल बात बताइए कि आम की तुलना अमरूद से किया जाए तो अच्छा लगेगा? एक वैरायटी का आम दूसरे वैरायटी के आम से ही अच्छा लगेगा। अब आदमी की तुलना किसी जानवर से किया जाने लगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भी तुलना होता है ना, तो दो एक ही जाति के लोगों के बीच का तुलना होता है। आदमी से आदमी का तुलना कीजिए, जानवर से जानवर का तुलना कीजिए, पंखा से पंखा, यानी एक तरीके की चीज में तुलना होता है। कहते हैं कि डिफरेंट चीज के बीच तुलना नहीं किया जाता है। उसके लिए तुलना करने के लिए एक तरीके का चीज होना चाहिए, तभी तुलना होगा। तो तुलना की जाती है, उसके टीचिंग को सिमिलरिटी बताया जा रहा बुद्धा से। टीचिंग की सिमिलरिटी बुद्धा से थोड़ी होगी कि उसका जो टीचिंग है, उसका जो शिक्षा है वो बुद्धा के जैसा है, नहीं, बुद्धा के शिक्षा के जैसा है ना। समझ रहे ना कि उसकी टीचिंग जो है, उसका शिक्षा जो है कैसा है, बुद्धा के जैसा है कि बुद्धा के शिक्षा के जैसा है। करें कि जैसे मान लीजिए महावीर की जो शिक्षा है बुद्धा के शिक्षा की जैसा है, या शंकराचार्य की जो शिक्षा है वो बुद्धा की शिक्षा की जैसा है, मतलब किसी की शिक्षा बुद्धा के शिक्षा की जैसा है। तो यहाँ पे टीचिंग्स की तुलना करना है बुद्धा की टीचिंग से। तो आप लिखिए टीचिंग्स ऑफ बुद्धा लिखिए, या नहीं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बुद्धा की जगह ऐसा लिखती है बुद्धा, BU बुद्धा लिखिए, अपोस्ट्रॉफी एस देके छोड़ दीजिए।
अपोस्ट्रोफी ऐसे के छोड़ दीजिएगा ना, तो बुधाज टीचिंग यहाँ पे बुझिए कि छिपा हुआ है। टीचिंग क्या हुआ है? छुपा हुआ है। टीचिंग लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या हुआ है? ये चीज छुपा हुआ है, अंडरस्टैंड है। अपोस्ट्रोफी देखिए ऐसे लिख दिए ना, यानी उसके बाद कुछ ना कुछ नाउन छुपा हुआ है। जो यहाँ टीचिंग की जो बात है ना, वहां टीचिंग यहाँ पे क्या हुआ है? छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो बुधा की जो टीचिंग है कहते, उसकी जो टीचिंग है बुधा के टीचिंग की बात से तुलना की जाए, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। और ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बुधा की शिक्षा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। खाली अपोस्ट्रोफी एस लेके छोड़ दीजिएगा, टीचिंग ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं। उसका मतलब यही समझा जाता है कि बुद्धा की शिक्षा, क्योंकि ऑलरेडी पहले शिक्षा की बात हो चुकी है, तो फिर दोबारा टीचिंग लिखने की जरूरत नहीं, केवल अपोस्ट्रोफी देखिए एस लिख दीजिएगा। तो जब भी ये सब जब सिमिलरिटी की देखने की बात है, तो आप देखिएगा कि जिस तरीका की बात इधर लिखा है वही बात उधर लिखा है। अब मान लीजिए कि भारत के लोगों की बात होगी, और भारत की लोगों की तुलना पाकिस्तान से थोड़ी होगी, पाकिस्तान के लोग से होगी। बात समझ रहे हैं ना, कि अगर हमको तुलना करना कि भारत के लोग की तुलना, तो पाकिस्तान के लोग की तुलना करेंगे। भारत के लोग की तुलना पाकिस्तान के लोग से होगा, ना कि पाकिस्तान से होगा। तो ध्यान रखना कि जब सिमिलरिटी की बात हो, जैसे आगे सिमिलरिटी आप पढ़ेंगे, जब हम लोग एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी एज एज का प्रयोग होगा या दैन का प्रयोग होगा, जिसमें हम तुलना करेंगे। जब भी कंपैरिजन का बात हो ना, तो कंपैरिजन में ध्यान रखिएगा कि कंपैरिजन समान लोगों के बीच, समान तरीके की चीज के बीच होता है। इधर शिक्षा की बात हुई तो इधर भी शिक्षा की बात हुई, इधर आदमी की बात हुई तो इधर आदमी की बात, इधर लोगों की बात हुई तो इधर लोग, इधर बॉर्डर का बात हो रहा है तो इधर भी बॉर्डर का बात होगा। ये नहीं कि बॉर्डर की तुलना, बाउंड्री की तुलना लोग से कर दे, ठीक है, और आदमी की तुलना किसी एथी से कर दे, वस्तु से कर दे, नहीं होगा। इधर आदमी है तो इधर आदमी है। इधर मेरी शॉर्ट की तुलना होगी तो दूसरे से नहीं होगी, मेरे शॉर्ट की तुलना किसी की शॉर्ट से होगी। अब नहीं करेंगे मेरा शॉर्ट जो है राम से अच्छा है, अरे राम से नहीं अच्छा, राम के शॉर्ट से अच्छा है। मैं अपना टी शर्ट की तुलना कर रहा हूं कि माई टी शर्ट इज बेटर देन, तो क्या बोलना पड़ेगा? श्याम या श्याम्स शॉर्ट, ठीक है ना। तो श्याम्स का शॉर्ट बोलना पड़ेगा, श्याम, तो वहां अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा कि अंडरस्टूड हो जाए कि श्याम की शॉर्ट। तो वही ध्यान रखना है कि तुलना सेम चीज की वजह, इधर टीचिंग है तो इधर भी टीचिंग वाला बात होना चाहिए, केवल बुधा नहीं, तो बुधा का अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। टीचिंग लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ समझने के लिए आपको कोष्टक में दे दिए हैं कि ऑलरेडी अंडरस्टूड रहता है, टीचिंग लिखा हुआ है। तीसरा देखिए, वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, इसमें बताइए इधर कहा। अब यहां देखिए, सब्जेक्ट जब वन हो ना, इसका जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, जो सब्जेक्ट होता है तो उसका पोसेसिव एडजेक्टिव वन है, तो उसका पोसेसिव एडजेक्टिव वंस होता है। तो देखिए, वन शुड डू हिज ड्यूटी, नहीं वंस, ऐसे ई वाला वन देखो अपोस्ट्रोफी वंस। हर एक किसी को अपने ड्यूटी के प्रति क्या रहना चाहिए? बहुत ईमानदार और सिंसियर होना चाहिए। तो वन जब भी आए ना, तो इसका जो भी पोसेसिव एडजेक्टिव लिखे, तो हिज नहीं लिखे, क्या लिखेगा? वंस लिखेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वन जब भी आए तो वन का पोसेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, ना कि हिज होता है। 14 देखिए, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं? हु यू वांट टू सी, तुम किससे मिलना चाहते हो? प्लीज, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किससे मिलना चाहते हैं? सी मतलब देखना भी होता है, सी मतलब मिलना भी होता है, ठीक है। तो मैं जान सकता हूं कि आप किससे मिलना चाहते हैं? आप ध्यान देखिए, हु का प्रयोग किसके लिए होता है? सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो जब भी हु का प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट के रूप में होगा, ना कि ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। यहां देखिए, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं। अब हु आएगा तो इसके बाद वर्ब आना चाहिए, इसका वर्ब कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए। हु आया है, इसका वर्ब का, यू का तो वर्ब यहां पर दिखाई दे रहा है, वांट, प्लीज। आगे भी कहीं हु का वर्ब नहीं है क्या? तो इसके तुरंत बाद इसका वर्ब आ जाता है, और ना तो कहीं इसका आगे कहीं ना कहीं वर्ब होगा। ध्यान रखिएगा, हु है, जब भी हु आया है तो इसका वर्ब होना चाहिए। हु लिखा रहेगा तो आगे कहीं ना कहीं इसका वर्ब रहेगा। देखिए, हु लिखा हुआ है, आगे देखिए कहीं ना कहीं इसका वर्ब है कि नहीं। अगर नहीं है तो हु नहीं है, गलती हो जाएगा। हु, अब यहां देखिए, यू वांट टू सी, यहां यू का वर्ब है वांट, तुम चाहते हो मिलना। तुम किससे, यहां पर हिंदी में निकालेंगे तो तुम किससे मिलना चाहते हो? ऑब्जेक्ट पूछा, मिलना, सी मिलना, किससे मिलना चाहते हो? हुम बताना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, कहा तो आप दो तरीके से हिंदी अर्थ निकाल कर भी समझ सकते हैं कि यहां हु नहीं होके हुम होगा। अब नहीं तो आप ये देखिए कि हु लिखा है तो इसका कहीं ना कहीं वर्ब होना चाहिए, आगे वर्ब नहीं है, यानी हु नहीं होगा। गलती है, इतना समझिए कि हु नहीं होगा, हुम होगा।
क्यों हूम होगा? ये सी का ऑब्जेक्ट है, मिला चाहते हो, किससे मिला चाहते हो? तो इसका सी का ऑब्जेक्ट क्या है? हूम है। ठीक है, तो हु नहीं होगा, हूम होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आए हु दिख रहा है तो हु आपको जब भी दिखाई दे तो देखिए कि इसका वर्ब है कि नहीं। यदि वर्ब नहीं है यानी हु नहीं होगा, हूम होगा। ठीक है, वर्ब दिखाई दे तो समझिए कि हु सही है, और नहीं दिखाई दे आगे वर्ब इसका तो गलत है। ठीक है, इसका आगे वर्ब नहीं दिखाई, यू का वर्ब है, देखिए यहाँ यू शब्द इसका वर्ब वांट है, ये तो मेन वर्ब है ही नहीं, आगे कोई दूसरा मेन वर्ब है नहीं, तो इसका मेन वर्ब नहीं है यानी हु नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हु होना चाहिए, क्योंकि हु सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट रहेगा तो उसका मेन वर्ब होना ही होना चाहिए, जितना सब्जेक्ट होगा उतना उसका मेन वर्ब होगा। अगर मेन वर्ब नहीं है यानी वो सब्जेक्ट नहीं है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। चौथा हो गया, पांचवें, नाइदर ऑफ द बॉय हैज सबमिटेड देयर वर्क। आप लोगों को जब पढ़ा रहे थे नाइदर आइदर, तो उस समय बताया था कि नाइदर आइदर ये सब लिखा रहा है, नाइदर आइदर इच, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इंडिविजुअल आदमी की बात हो रही है, नाइदर मतलब कोई नहीं है, तो जब ही नाइदर आइदर ये सब लिखा रहा है, नाइदर आइदर इच, तो इसका बताए थे कि इसके साथ वर्ब जो आता है सिंगुलर आता है, और इसका जो पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है क्या होता है? सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल। तो यहाँ देयर नहीं होके क्या होगा? ये प्लूरल है, तो प्लूरल नहीं होना चाहिए। देखिए वर्ब भी सिंगुलर होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है, वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे लड़का की बात हो रहा है तो सिंगुलर वाला क्या हो जाएगा? हिज। सिंगुलर वाला पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है? हिज, हर, इट। ठीक है ना, तो हिज, हर, इट में से कोई एक लगाना है, तो यहाँ लड़का की बात हो रही थी हिज लगाएंगे, लड़की की बात हो रही थी हर लगा देते, और किसी वस्तु या जानवर की बात होती तो इट लगा देते, लेकिन सिंगुलर ही लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा। जब भी बात हो आइदर नाइदर इच का पढ़ाए थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, कि जब भी आइदर नाइदर और इच हो तो इसके साथ हमेशा ही हमेशा वर्ब क्या आता है? सिंगुलर आता है, तो वर्ब सिंगुलर है, और पोसेसिव एडजेक्टिव भी क्या आता है? सिंगुलर आता है। तो ध्यान रखिए, आ गया ये, इसको लिखिए, Whoever win the race, जो कोई भी रेस जीतेगा, he will get prize, वह क्या? पुरस्कार पाएगा। जो भी रेस जीतेगा वह पुरस्कार पाएगा। तो जब हम आपको कंपाउंड प्रोनाउन पढ़ा रहे थे, कंपाउंड प्रोनाउन whoever, whomever, whichsoever, जब ये सब कंपाउंड प्रोनाउन पढ़ाए थे, व्हाट तो पढ़ाए थे, आप लोगों को बताए थे हम कि जब भी whoever हो ना, whomever, तो यह तो एक अपने आप में जो यह सेंटेंस बनाता है ना, whomever, whoever, whosoever, इससे जो सेंटेंस बनता है वह अपने आप में ही एक सब्जेक्ट का काम करता है, वह अपने आप में ही एक, वह सेंटेंस अपने आप में ही एक सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि वह पूरा सेंटेंस नाउन क्लाउज की तरह व्यवहार करता है। तो जो भी चीज नाउन बन जाएगा ना वह अपने आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब भी whoever, whomsoever ये सभी जो है, तो जो सेंटेंस बने वो किसी ना किसी वर्ब का क्या तो सब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहां शुरुआत में लिखा है यानी ये सब्जेक्ट का काम कर जाएगा। Whosoever win the match, जो कोई भी मैच जीतेगा। ये जो पूरा सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस आगे वाला विल के लिए क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे बेवकूफी हो गया ही लिखना, यहाँ पूरा क्या? Whosoever win the race, जो कोई भी मैच जीतेगा, will get the prize, यहाँ अलग से सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस हो गया, बिना ही नहीं रहेगा, क्योंकि यह पूरा सेंटेंस यहाँ तक विल और इस वर्ब का क्या काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ अलग से सब्जेक्ट को लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आए कंपाउंड, जब भी कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन देखे, whoever, whomsoever, whichever, ये सब जब भी देखे, what, तो ई वाला से जो भी सेंटेंस चालू होगा ना वह नाउन क्लाउज होता है, और जब भी नाउन क्लाउज होगा तो क्या तो सब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है यानी यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर देगा। Whosoever win the match, जो कोई भी मैच जीतेगा, अब यह पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद आप वर्ब लिख सकते हैं, will get the prize, वह क्या प्राइस पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही लिखना क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा, अनावश्यक हो जाएगा। ही लिखने की अलग से सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा सेंटेंस ही अपने आप में क्या करेगा? सब्जेक्ट का काम करने लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। आगे, इट वाज मी हु टेलीफोन द फायर सर्विस, वह मैं ही था जिसने फायर सर्विस को क्या किया? फोन किया। अब इसमें बताइए कहाँ इधर? आपको जब मैं ईट का यूज पढ़ा रहा था तो बता रहा था कि ईट के यूज किया गया इंफेसाइज करने के लिए किया था, कि वह मैं ही, जोर देने के लिए नहीं होता किस बात ना मैं ही था यार यह काम करने वाला। तो जब भी जोर देना हो ना तो जोर देने के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस पर बात ध्यान रखा जाता है कि ईट के बाद जो हम प्रोनाउन लिखेगा ना वह हमेशा ही हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए। किस फॉर्म होना चाहिए? सब्जेक्ट वाला रूप में होना चाहिए।
ऑब्जेक्टिव वाला रूप में नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आई नहीं लिखी थी, मी नहीं लिखा, क्या लिखना पड़ेगा? आई। इट वाज आई हु टेलीफोन द फायर सर्विस, वह मैं ही था जब भी। अगर बताना कि वह वही थी तो इट वाज ही, हिम नहीं लिखेंगे, हर नहीं लिखेंगे, क्या सब्जेक्ट वाला फॉर्म रहेगा, ही, सी, ठीक है ना, आई, दे। यहाँ सब्जेक्ट वाला फॉर्म लिखा जाता है इट के बाद, ठीक है ना, आप कभी ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म नहीं लिखेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इरर फर्स्ट पार्ट में आइए आपको द साइज ऑफ द शूज, द साइज ऑफ द शूज शुड बी सेम एज दिस शूज। अब यहाँ पर भी देखिए, पहले वाला क्वेश्चन में जैसे बताए थे, यहाँ वाला क्वेश्चन में इधर था टीचिंग, लाइक, सेम, ये सब जब भी रहे, या कंपैरिजन की बात हो या तुलना की बात हो, जब भी तुलना की बात हो, किसी चीज से तुलना की बात हो, तो ध्यान रखिएगा यहां पर किसकी बात हो रही है, क्या सेम है, साइज ऑफ द शूज, जूता का साइज, इस जूता का साइज जो है वो बराबर है, ठीक है ना, जो जूता का साइज है बराबर है इस जूता के साइज से। तो यहाँ पे साइज की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी साइज की बात होना चाहिए, यहाँ की खाली जूता की बात नहीं होगी। जो इधर एक जूता है उसका जो साइज है इस जूता के साइज के बराबर है, तो यहाँ पे दिस जूता नहीं होगा, दिस जूता की साइज करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा। अब तो इसके साथ देखिए निर्जीव है तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगा नहीं सकते हैं, तो इसको हम लिखना पड़ेगा दैट ऑफ करके। यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए दैट लगा दिए, साइज क्या सिंगुलर है, देखिए साइज क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पे दिस दूसरे दैट ऑफ दिस शूज लिखना पड़ेगा, दैट ऑफ दिस शूज। जब भी तुलना करना हो तो निर्जीव सजीव वाला हो तो उसका अगर साइज लिखना रहता, अगर मान लीजिए कोई आदमी एथी रहता, मैन का लंबाई का बात रहता या शॉर्ट का बात रहता, तो हम लिख देते कि राम शॉर्ट्स, अपॉस्ट्रोफी देके एस लगा देते। लेकिन यहाँ पे तो निर्जीव चीज है, तो निर्जीव के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होकर उसके साथ दैट ऑफ या दोज ऑफ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा, दैट ऑफ या दोज ऑफ। अगर सिंगुलर रहेगा तो दैट ऑफ लिखेगा, अब प्लूरल रहेगा तो दोज ऑफ लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि साइज क्या है सिंगुलर है, इसलिए लिखिए दैट ऑफ दिस शूज। अगर यही प्लूरल होता तो लिखते दोज ऑफ दिस शूज, ठीक है। यहाँ पर दैट ऑफ या दोज ऑफ, सिंगुलर रहेगा तो दैट, अब प्लूरल रहेगा तो दोज, ध्यान रखिएगा। आइए हम 9 नंबर इधर देखते हैं। 9 नंबर में इधर बताइए आप लोग क्या है, ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वह एक क्या है, ही इज, देखिए प्रोफेसर ये छूट गया, देखिए जब भी कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल आएगा। ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अच्छा यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिए यू देके एन मत लगा दीजिए, यू यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो यू यह आता है ना, तो ध्यान रखिएगा जब भी कॉन्सोनेंट आए ना बोलने में, क ख ग से लेके, जब हिंदी वाला अगर प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, हिंदी वाला व्यंजन जब भी आए कॉन्सोनेंट आए, क ख ग से लेके पूरा आपका छात्र ज्ञा तक में, तो जब भी आए तो उसके पहले ए लगाइएगा, और जब भी अ आए ना तो ए लगाइएगा। यू यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं, यू ऐसे या से लिखते हैं ना, तो यह क्या है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए लगेगा। ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वह एक क्या है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, बट ऑफ हिज 3 सन, लेकिन उसके 3 बेटों में से नाइदर हैज एनी मेरिट, किसी के पास कोई मेरिट नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए किसका बात हो रहा है कि वह एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, लेकिन ऑफ हिज 3 सन, उसके 3 बेटों में से, कितने बेटों में से, उसके तीनों बेटों में से हम बताना यह चाह रहे हैं कि किसी के पास कोई मेरिट नहीं है। अगर यहाँ पर 2 शिक्षक की बात होती है ना, तो उसके 2 सन है कि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है और उसके 2 लड़के हैं, और उन 2 लड़कों में से किसी के पास कोई मेरिट नहीं है, तो नाइदर लिख देते कि नाइदर का यूज किसके लिए होता है, 2 के लिए होता है। अगर 2 से ज्यादा का बात हो ना कि 2 से ज्यादा में से किसी के पास कोई बुद्धि नहीं है यार, कोई किसी के पास बुद्धि नहीं है, यहाँ तो अगर 2 से ज्यादा की बात हो तो नाइदर नहीं लिख के आप क्या लिखिएगा, नन लिखिएगा, ध्यान रखिएगा नन। 2 की बात हो कि 2 आदमी है और दोनों में से किसी को कुछ नहीं आता है, ठीक है ना, तो 2 की बात हो तो नाइदर, और 2 से ज्यादा की बात हो तो नन, याद रखिएगा, ठीक है। 2 के लिए नाइदर और 2 से ज्यादा के लिए नन का प्रयोग होता है, नाइदर का प्रयोग नहीं होता। यहाँ किसकी बात हो रही है, 3 बेटों की बात हो रही है, तो उसके तीनों लड़कों में से किसी के पास कोई मेरिट नहीं है, तो नाइदर नहीं होगा नन होगा, ध्यान रखिए। आगे इसमें बताइए, माई फ्रेंड एंड आई वेंट फॉर ए हॉलीडे, मैं, मेरा दोस्त और मैं हॉलीडे के लिए, छुट्टी मनाने के लिए कहाँ गए, दिल्ली में गए।
एंड रियली एंजॉय, और हम लोग क्या किए, खूब एंजॉय किए। तो अब यहाँ ध्यान देखिए, ई वाला तो आप देखिएगा कि 3 और 1 है ना, 231 वाला फॉर्म याद है, 2 3 1। तो 3 1 का फॉर्म है माई फ्रेंड एंड आई, तो 3 1 ही तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वेट फॉर ए हॉलीडे, जब भी बताया था कि जब भी पर्सनल प्रोनाउन हो तो जब भी उसमें आए तो उसका सीक्वेंस बताया था कि 2 3 1 होता है जब कोई गलती स्वीकार नहीं करना हो। अगर जब भी कोई ब्लेम उलेम लेना हो तो 1 2 3 होता है। अगर जब भी गलती की कोई बात नहीं आए, निगेटिव चीज की बात नहीं आए, तब क्या फॉर्म होता है, 2 3 1। तो यहाँ 3 और 1 के फॉर्म होता है। यहाँ कोई गलती, इस सेंटेंस में कोई गलती की थोड़ी बात हो रही है कि भाई हम लोग क्या गए, होली मना रहे थे, छुट्टी मनाने के लिए दिल्ली में गए और वहां खूब क्या किया, एंजॉय किए। तो यहाँ पे किसी हम ब्लेम उलेम थोड़ा स्वीकार करा, ऐसा बोलते कि भाई हम और वह क्या किया, उसको पीटे, और ऐसे कोई पिटाई उटाई की बात की, चाहे और जो गलती हुआ है भाई मेरे कारण हुआ, क्यों गलती की, मान लो कोई गलती चीज हो गया, वहां पे बता रहे कि नहीं गलती का दोषी हम लोग हैं, मैं हूं, चाहे मैं हूं और ये है, और 3 आदमी को बताना है। तो जब भी दोष कोई अपने ऊपर लेना है ना, तब वहां पे 1 2 3 होता है। लेकिन बिना दोष की बात हो तो 2 3 1 होता है। 3 और 1 के फॉर्म में है थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, इसमें कोई इधर नहीं है। वेट फॉर ए हॉलीडे एंड रियली एंजॉय हिमसेल्फ। अच्छा बताइए, हिम का प्रयोग कब होता है, जब भी एक की बात हो तब ना भाई, एक लड़का हुआ, क्यों यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा फ्रेंड और हम, मेरा फ्रेंड भी एंजॉय किया और मैं भी एंजॉय किया, एक से ज्यादा की बात हो रही है, और वहां पे एक से ज्यादा की बात हो तो प्लूरल आना चाहिए, सिंगुलर तो आएगा नहीं, आप समझ रहे हैं, प्लूरल वाला आना चाहिए। अब देखिए जब भी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो प्लूरल वाला लिखना हो ना, तो क्या लिखेगा, आवर से, क्या लिखेगा, आवर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के लिए प्लूरल क्या होता है, आवर्स होता है ना, आवर सेल्फ। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल क्या होता है, आई तो सिंगुलर होता है, और प्लूरल क्या होता है, वी होता है, तो वी वाला फॉर्म लिखेंगे आवर सेल्फ, एंजॉय किए आवर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन का जिक्र है। अगर यहीं पे फर्स्ट पर्सन नहीं होकर सेकंड पर्सन का जिक्र होता तो योर सेल्फ लिख देते। अगर फर्स्ट पर्सन हो यहाँ पे, जब भी 2 3 को प्रोनाउन लिखा हुआ हो और उसमें फर्स्ट पर्सन है तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या लिख देंगे, आवर सेल्फ लिख देंगे। और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, केवल सेकंड पर्सन हो तो क्या लिख देंगे, योर सेल्फ लिख देंगे, ठीक है ना। तो जब भी ध्यान रखिएगा प्लूरल, जब भी यहाँ पे प्लूरल हो, यहाँ देखिए यहाँ किसकी बात हो रही है, मेरे दोस्त और मैं, यानी हम थे और मेरे बहुत सारे दोस्त थे, हम लोग दिल्ली गए और वहां एंजॉय किए। तो यहाँ पे बहुत सारा है तो हिमसेल्फ नहीं है, हिमसेल्फ क्या सिंगुलर होता है, उन्हें लिखेंगे आवर सेल्फ। इसमें देखिए यू आई एंड ही शुड टेक दिस थ्रेट सीरियसली, मैं, तुम, मैं और वह इस थ्रेट को क्या लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। भाई जो थ्रेट है बहुत गंभीर है, सीरियसली लेना चाहिए। यहाँ कोई दोष तो लेने की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जब भी ये पर्सनल प्रोनाउन होता है तो बिना दोष लेने की बात हो, दोष नहीं लेने की बात हो तो क्या होता है, 2 3 1 होता है। जब भी दोष कोई लेना हो, कोई गलती हो गया, गलती को स्वीकार करना हो, तब होता है 1 2 3। यहाँ कोई दोष तो लेने की बात हो रही है भाई, ये थ्रेट है उसको सीरियसली लेना चाहिए। तो किस फॉर्म में होगा, 2 3 1। तो यू सेकंड पर्सन यहाँ तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे क्या होगा, 2 1 3 हो गया। नहीं 2 1 3 कोई फॉर्म नहीं होता है, क्या होता है 2 3 है, यानी ही पहले होना चाहिए, आई बाद में होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ही एंड आई लिखना पड़ेगा, ठीक है। अपन का 2 3 1 का फॉर्म है, ध्यान दीजिए, ठीक है। कि जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन 2 3 एक साथ आए तो इस सीक्वेंस में होना चाहिए, इस सीक्वेंस में नहीं होगा तो देख लीजिए गलती वहीं पर होगा। आगे, द क्लर्क whom spoke rudely to the customers yesterday has been suspended। इसमें देखिए इधर का आप जब भी देखिएगा whom आए तो whom के बाद डायरेक्ट वर्ब नहीं आ सकता है, बताया था कि क्योंकि whom सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, सब्जेक्ट कौन बनता है जी, who। तो whom आएगा तो उसके तुरंत बाद वर्ब तो आ नहीं सकता है, क्योंकि वह सब्जेक्ट का काम नहीं करता था। who आया देखिए तुरंत वर्ब आ गया, यानी गलती है। क्या होगा, whom नहीं होगा, क्या होगा, who होगा। अब देखिए यहां से हो जाएगा, द क्लर्क who spoke rudely, who का यहाँ देखिए who जो है उसका वर्ब ही होगा, who spoke rudely to the customer yesterday। अब जो क्लर्क वाला जो है ना, क्लर्क उसका वर्ब ही इधर है, हैज बीन सस्पेंडेड। तो who का वर्ब ही हो गया, ठीक है, और क्लर्क वाला का वर्ब ये हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी whom आए तो whom के बाद तुरंत वर्ब नहीं आ सकता है, क्योंकि वर्ब तभी आता है जब उसका सब्जेक्ट लिखा हो। तो whom के तुरंत बाद वर्ब नहीं आएगा, who के तुरंत बाद वर्ब आता है, क्योंकि who सब्जेक्ट का काम करता है। तो who जहां दिखाई दे तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसका वर्ब रहेगा, और whom दिखाई दे तो उसके तुरंत बाद वर्ब नहीं रहेगा, क्योंकि वह किसी ना किसी का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है।
तो यहाँ पे whom है और whom के तुरंत बाद verb नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि whom सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। whom क्या किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद verb थोड़ा आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद verb आता है। तो who यहाँ है, who नहीं होगा क्या होगा? who होगा। who spoke rudely, ठीक है। इसमें none but I turned up, none but I turned up, जब भी but वर्ड दिखाई दे रहा है, प्रीपोजिशन का भी दिखाई दे कहीं, but in on ये सब चीज उतना होता है, एक्सेप्ट ये सब जितना प्रीपोजिशन होता है, तो जो भी प्रीपोजिशन दिखाई दे तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। किस फॉर्म में रहेगा? ऑब्जेक्ट वाला रूप में रहेगा, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, बिटवीन हो गया, बिटवीन, इन, बट, जितना प्रीपोजिशन हो गया, ऑफ, जो प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन के बाद जब भी ना आएगा पर्सनल प्रोनाउन तो किस फॉर्म में आता है? ऑब्जेक्टिव रूप में आता है, सब्जेक्टिव रूप में नहीं आएगा। बट क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा यदि पर्सनल प्रोनाउन तो किस रूप में आएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो यहाँ पे आई नहीं लिखे रहता है, नॉन बट मी टर्न अप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा? बट कंजक्शन का भी काम करता है, प्रीपोजिशन का भी काम करता है, कंजक्शन का भी काम करता है। लेकिन कंजक्शन का काम होगा तो दो सब्जेक्ट को जुड़ेगा ना जी। कंजक्शन का जब भी काम करेगा तो दो क्लाउज को जुड़ेगा, ठीक है ना। तो कंजक्शन की यूज में हम जब समझेंगे वहां अलग बात है। लेकिन यहाँ पे बट किसका? बट का मीनिंग देखिए, अगर नहीं होता उतना क्लाउज नहीं समझ में आए तो बट का दो मीनिंग होता है। बट का मीनिंग होता है, एक होता है लेकिन, लेकिन जब होगा तो कंजक्शन का काम करता है, और जब सिवाय होगा, सिवाय, एक्सेप्ट, बट का मीनिंग जब एक्सेप्ट होगा तो उस वक्त यहाँ किसका काम करता है? प्रीपोजिशन का काम करता है। तो यहाँ क्या? नॉन बट आई, मेरे सिवाय नहीं, मेरे सिवाय कोई नहीं आया। नॉन बट आई, मेरे सिवाय कोई नहीं आया, टर्न अप पर पहुंचा, मेरे सिवाय कोई नहीं पहुंचा, अकेले मैं ही पहुंचा था। यहाँ बट का मीनिंग लेकिन नहीं है तो क्या है? सिवाय है। तो जब भी सिवाय मीनिंग देखिएगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का सेंस है कि मेरे सिवाय कोई नहीं आया, मैं ही आया, ठीक है ना, ओनली मैं ही आया था। जब भी ये सब ऐसा सेंस देखे कि मेरे सिवाय कोई नहीं, मैं ही केवल, सिवाय का जब भी सेंस देखे तो वहां प्रीपोजिशन का काम करता है। जब भी कोई चीज प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, सब्जेक्ट का फॉर्म नहीं आता है। तो आई नहीं होकर क्या होगा? मी होगा, ध्यान रखिए। ऑल विच ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। अच्छा, ये बताए थे कि कुछ ऐसे वर्ड जब भी दिखाई दे दे तो उसके बाद which का प्रयोग नहीं करके, हु का प्रयोग नहीं करके हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। उसमें बताए थे जब भी सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे दे, या द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ये सब दिखाई दे दे, या ऑल दिखाई दे दे, ये सब बताया था ना कि ऐसा जब भी दिखाई दे सुपरलेटिव डिग्री, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, या ऑल, ठीक है, ऑल, समबडी, एनीबडी, ऐसा दिखाई दे दे तो जब भी ये सब दिखाई दे दे तो आपको क्या करना है? इसके बाद which नहीं लिख के क्या लिखना है? हमेशा दैट लिखना है, ठीक है, हमेशा दैट लिखना है। ये सब जब भी सुपरलेटिव डिग्री, ऑल, ठीक है ना, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, द सेम, ओनली, जब भी सब दिखाई दे दे तो इसके बाद हमेशा which नहीं लिख के हमेशा दैट आएगा। यहाँ पे कौन? रिलेटिव प्रोनाउन, हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और लिखा है ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, वो सारे चीज जो चमकती है सोना नहीं होते, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑल दिखाई दे, ए फ्यू, द फ्यू, सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे, द सेम, ओनली सब दिखाई दे तो आपको हमेशा दैट का प्रयोग करना है, किसी और रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच या हु का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। हमेशा किसका प्रयोग होगा? दैट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये कॉमन ईयर हो गया, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कोई अगर आपको कॉमन ईयर में कहीं प्रोनाउन का दिक्कत हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर नेक्स्ट क्लास में देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में किसी और ग्रामर के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।